नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता उछालने वाले सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर, जिनको अब सोशल मीडिया पर भी और इकोसिस्टम के द्वारा भी निशाना बनाया जा रहा है। और उनके खिलाफ एफआईआर कहां दर्ज होती है? जहां कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में, बेंगलुरु में। इसके अलावा उन पर एक प्रोग्राम करने वाले अजीत भारती, अनुपम केसिंग और उनके एक और सहयोगी के खिलाफ पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां एफआईआर दर्ज की जाती है। और जानकारी तो ये है कि कई जगह की गई है। तो ये सब चल क्या रहा है? क्यों चल रहा है ये? और अगर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये अब अतीत की बात हो गई, हम आगे बढ़ गए हैं और हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, मैं नहीं चाहता कि कोई कार्रवाई हो इसमें, तो बाकी के लोग क्यों इसमें अब राजनीति कर रहे हैं या इसमें कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर कल ही सुनवाई हुई, एक दिन पहले ही। और ये अलग-अलग राज्यों में अब राजनीति हो रही है। इसको दलित बनाम वर्सेस बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इन लोगों को जब पता लगा कि ये तो जूता उछालने वाले वकील साहब भी दलित ही हैं, तो इसके बाद जो एक राजनीतिक संभावना, हमेशा ये गिद्ध राजनीति करते हैं, जो एक संभावना तलाश कर रहे थे, उसको झटका लगा है थोड़ा-सा। पर बेशर्म हैं ये लोग, इनको इन सब चीज़ों से कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं। दूसरा मामला, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। किस मामले में लगी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवनीश शर्मा जी। तो अवनीश जी के साथ जुड़ते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। अवनीश जी, इस पूरे प्रकरण को आप किस दृष्टि से देखते हैं? जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और जो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जानबूझ करके इसको लंबा खींचा जा रहा है, एक राजनीति की जा रही है। पंजाब में चूंकि देश में सर्वाधिक संख्या में दलित मतदाता हैं, तो वहां जानबूझ करके आम आदमी पार्टी के इशारे पर ही मैं कहूँगा कि ये एफआईआर वगैरह लोड की गई है, ताकि दलित राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर, ये मामला केवल जूता कांड के बाद से ही नहीं शुरू हुआ है और मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए इस देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े हाकिम साहब, जज साहब, सीजेआई साहब, आपको ही समर्पित करता हूं। थोड़ा सा याद कर लिया जाए सर, हमारे गवई साहब के नाम की घोषणा हो गई थी, शपथ अभी इन्होंने नहीं लिया था। दर्शक अगर गूगल करेंगे तो वो आज भी समाचार आपको गूगल में मिल जाएंगे। दैनिक जागरण समूह का एक कार्यक्रम, एक कन्क्लेव हुआ। उस कार्यक्रम में अपने नाम के अनाउंसमेंट के बाद गवई साहब शामिल हुए और वहां उस कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि मैं देश का सबसे पहला दलित सीजेआई होने वाला हूं। तो जरा अब इस बात की कल्पना करें कि क्या जुडिशरी के बीच में जाति और जाति में दलित विशेष, ये विमर्श सबसे पहले कौन लेके आया? स्वयं गवई साहब लेके आए। तो इसलिए मैंने कहा कि विषय की प्रस्तावना इन्होंने भारत में सबसे पहले स्वयं रखी है, इसलिए उन्हें सबसे पहले इसका धन्यवाद। जूता कांड तो बहुत बाद में आता है। उसके पश्चात इनको इल्हाम हुआ कि नहीं साहब, और फिर सीजीआई साहब ने शपथ के बाद ये कहा कि नहीं साहब, मैं इस देश का सबसे पहला बौद्ध सीजीआई। तो जाति का विमर्श भी सीजीआई साहब को क्रेडिट जाता है लाने का।
उसके बाद मत, धर्म, मजहब या कुछ भी और कह लीजिए, बिलीव, उस विमर्श को भी लाने का सबसे पहला क्रेडिट जाता है आदरणीय सीजीआई साहब को। बाकी बातें बाद में हैं, बाकी बातें अलग अलग समयों में पैदा हुई हैं। अब आते हैं सर जूता कांड। क्या ये पहला जूता कांड है? ऐसा तो नहीं। अगर भारत के संदर्भ में आप देख लें तो पी चिदम्बरम साहब के ऊपर जर्नैल सिंह नाम के जिस व्यक्ति ने जूता चलाया, सांकेतिक रूप से उसे लोकतांत्रिक विरोध कहा गया, जनता की फीलिंग कही गई, भावना कही गई, और आम आदमी पार्टी ने सांसदी का टिकट पकड़ाया, विधायक इसी आम बनवा आदमी दिया, विधायक बनवा दिया। विधायक बनवाया। जी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर इसी तरह का एक सांकेतिक जूतेबाजी चप्पल एक उछाली गई। इस देश के आज के एलओपी ने क्या कहा कि भारत की जनता जाग रही है, जैसा कि ये बात बात पर कह रहे हैं, और डंडों से पीटेगी, डंडों से दौड़ाएगी। तब तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अदम्य स्वागतपूर्ण कदम लगा। अब आते हैं सीजीआई के जूता कांड पर। सर, आपने किशोर साहब के दलित होने की जो बात कही, जो कि अगले 24 से 48 घंटों में खुद खुल के सामने आ गई, उसके बाद आपने ये गिद्धखोरी वाली बात की, जो गिद्धखोर हैं इस देश के। सवाल ये होता है सर कि आज मार्कंडे काटजू साहब वो भी वहीं से आते हैं ना सर। ऐसा तो नहीं है मैं कहीं बाहर का कोई उदाहरण दे रहा हूं जो बिल्कुल। स्तरीय नहीं है। काटजू साहब का ट्वीट क्या कहता है? वो सीधे कहते हैं सीजीआई साहब ने इसको खुद मोल लिया है, बुलाया है, इनवाइट किया है, इस हैपनिंग को आमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है। अगर एक पिटीशन आपके पास गई और एक ने अपने बिलीव का आधार दिया और कहा कि इसको रिस्टोर कराया जाए, तो आपको ये कहने की क्या आवश्यकता थी? और संभवतः वही गिल्ट है जिस कारण सीजीआई साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसको मैं आगे कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहता। क्योंकि सर रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोर्ट में तारीख देखने जाना होगा, और उन्हें संभवतः सबसे बेहतर तरीके से इस देश की जुडिशरी की हरकतों का पता है और उनके काम करने के तरीकों का पता है। अब सवाल आता है सर गिद्धखोर क्यों आते हैं? मैं सर एक सकारात्मक बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। मैं किशोर साहब की जाति पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ये मात्र संयोग है कि सनातन के आराध्य के अपमान में अगर अपनी पीड़ा सांकेतिक रूप से, जो कि दुखद है, तकनीकी रूप से भी गलत है, अच्छा नहीं लगा, प्रधानमंत्री ने आके कहा कि हर भारतीय दुखी है, ये अलग विषय है कि कौन दुखी है कौन नहीं दुखी है, सही उसका बात भी है। एक कारण है, उसका भी एक कारण है सर। सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन ने, जो प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने इस जूता कांड के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। दर्शक जरा इसे भी गूगल कर लेंगे। जहां जिस समय प्रदर्शन था ड्यू, वहां पर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सैकड़ों कैमरे और पत्रकार इकट्ठे थे। और प्रदर्शनकारी कितने थे सर? 5। 10 भी नहीं थे। 5 प्रदर्शनकारी मैंने गिने सर, फ्रेम गिन लिया था मैंने। बिल्कुल। तो यहां से ये पता लग जाता है कि वाकई प्रधानमंत्री की बात जो है, उनकी इज्जत करते हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर दुखी हैं तो मैं तकनीकी रूप से मैं भी कहने को विवश हूं कि हाँ सर मैं भी दुखी हूं, लेकिन यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप दुख को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कम्युनिस्ट शासित भारत नहीं है, तो इसलिए हमारा दुख तो अब है कि नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, वो अलग बात है। लेकिन 5 वकीलों की संख्या बताती है कि दुख कितना है। लेकिन सर इस गिद्धखोरों को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि अरे, जिस हमारे हिंदू दलित भाइयों के कथित कान में कथित पिघला शीशा हम सदियों से उड़िलवाने का नैरेटिव बनाते और खड़ा करते आए, उनमें से एक संयोग मात्र, मैं प्रयोग नहीं कह रहा, संयोग मात्र किशोर साहब निकल गए और उन सनातन भावनाओं का अपमान उन्होंने महसूस किया और इतनी बड़ी सांकेतिक घटना हो गई। सीजीआई पर जूता उछलना छोटी घटना नहीं मानता सर मैं, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ा संकेत है
कि इस देश में सनातन का अपमान किसी भी स्तर पर नहीं चलेगा, सड़क पर नहीं चलेगा, ऑफिसेज में नहीं चलेगा, विधायक नहीं कर सकता, सांसद नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकती, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। इसलिए ये ऐतिहासिक रूप से भारत के संवैधानिक इतिहास से लेके और भारत के सनातनी इतिहास, आज का भारत, इसमें सबसे बड़ी घटना है। और झटका वहां लगा है किशोर साहब, जब उसी वर्ग से आते हैं, तो ये जितने भी सनातन द्रोही हैं, इन्हें लगा कि अरे ये तो असल मायने में हिंदू एकीकरण और बृहद सनातनी एकीकरण का मामला जमीन पर उतर चुका है और काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बांटो और काटो, बटोगे तो कटोगे, ये बात जमीन तक किस तरीके सकारात्मक पहुंची है, ये महाघटना, मैं इसे घटना नहीं, मैं इसे महाघटना कह रहा हूं, ये वो दिखाती है सर। और झटका हिंदुओं को बांटने, सनातनियों को बांटने, विखंडित रखने वालों को, इन गिद्धखोरों को इसलिए लगा है। कर्नाटक से एफआईआर आपको इसलिए दिखाई देती है, पंजाब से आपको तमाम एफआईआर उस पर बात करने वाले उसी वर्ग। अच्छा, यहां भी आपने अभी कुछ नए लड़कों का नाम लिया जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिन पर एफआईआर हुई है। सर, संयोग से अगर किशोर साहब उस दलित वर्ग से आते हैं, हमारे दलित हिंदू भाई वर्ग से आते हैं, तो ये जो लड़के हैं, नवयुवक हैं, जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन करने का काम किया है, सर ये उस वर्ग से आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो आरोपित वर्ग है पिघला हुआ शीशा कथित कानों में डालने के नरेटिव में, ठाकुर के कुएं जैसे नरेटिव में, मंदिरों में प्रवेश न करने देने के नरेटिव में। और ये जब उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रतीकात्मक रूप से उसके नायक एक दलित हमारे वकील साहब किशोर साहब हैं, सर आप सोचिए सनातन को बांटने वाले सनातन द्रोहियों के मन में कितनी पीड़ा हुई होगी। ये उसका परिणाम है पंजाब से एफआईआर। तो इन तमाम नकारात्मक बातों के बीच में मैं सकारात्मक जो बात ये देख रहा हूं कि सनातन अब किसी भी स्तर पर अपमान नहीं झेलने को अभिशप्त है। समाज का, सड़क का आदमी, वोटर, हमारा जेनजे और सुप्रीम कोर्ट जैसी सबसे बड़े न्याय के मंदिर में एक वरिष्ठ नागरिक की उम्र के, 70 के दशक की उम्र के सुप्रीम कोर्ट के लॉ प्रैक्टिशनर किशोर साहब भी अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक्स सीजीआई मार्कंडे काटजू साहब भी सामने आके कहते हैं कि आपने ये आफत खुद मोल ली है। और इसी सब का परिणाम है कि मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा सीजीआई साहब को, रिटायरमेंट नवंबर में है और वो कहते हैं कि नहीं, हम मुकदमेबाजी नहीं चाहते। ये एक सकारात्मक पक्ष है सर, तमाम नकारात्मकताओं के बीच। लेकिन अवनीश जी, मैं इसमें जो उन्होंने कहा कि मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता, आपने अभी कहा कि ये महाघटना है, घटना नहीं है। काटजू साहब की टिप्पणी बताती है कि पहले सरहदें आपने तोड़ी हैं, आपने आफत मोल ली है, और सीजीआई कह रहे हैं कि मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता, सुनवाई आगे जारी रखी जाए। ये अपने आप में चौंकाता नहीं है क्या? इतनी बड़ी घटना को इतने सामान्य तरीके से ओवरलुक करके आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, कभी आपके सामने से, इतने वरिष्ठ हैं आप, आपके सामने से ऐसा दृश्य जरूर गुजरा होगा। कोई नौजवान बाइक चलाता है, अचानक रपट जाता है, देखता है कुछ लोग खड़े हैं, संयोग से मान लीजिए युवक है तो कुछ लड़कियां भी खड़ी हैं, चोट बड़ी गहरी लगती है सर, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाइक उठाता है और तन के खड़ा होता है, भले 100 मीटर आगे जाके पैर पकड़ के लंगड़ा के बैठ जाता है, लेकिन वहां से तुरंत इस तरह का दृश्य प्रस्तुत करता है कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, धूल झाड़ता है और चल देता है। सीजीआई साहब की हरकत यही थी जब उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो गंभीरता से पड़ा है। वो ये जान रहे हैं कि जब उन्होंने सनातन के आराध्य विष्णु जी के बारे में, विष्णु प्रतिमा के खंडित के परिमार्जन के बारे में जो बात कही थी, वो समय भी उन्होंने डेलिबरेटली ये कहा था, जानबूझ के कहा था। क्यों? मजाक क्योंकि उड़ाया आप था। बिल्कुल मजाक आपने उड़ाया। मजाक, आपने उपहास किया था। और उस समय जब इस उपहास का आपको प्रत्युत्तर मिला, और निश्चित रूप से सांकेतिक प्रत्युत्तर था सर, और ये तो
सत्य है ना कि ये घटना हुई, और जब कोई घटना हुई तो उस पर बात क्यों नहीं होगी? तो इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष, एक मामला आके रुक जाता है सीजीआई साहब के कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम में हुई घटना, और उस पर सीजीआई साहब का स्टैंड, और उसी के सापेक्ष जिन्होंने ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया उन वकील साहब का स्टैंड। दूसरा, अब इस हुई महाघटना पर चर्चा के मामले में इन नवयुवकों पर या तमाम और लोगों पर, और क्या ये अकेला है कि इन तीनों के बाद या कुछ और लोगों के बाद ये घटना बंद हो जाएगी? हम भी तो वही बात कर रहे हैं सर, हम आप भी तो वही बात कर रहे हैं सर। हो सकता हो हमारी भाषा परिमार्जित हो, हम नौजवानों की तरह कुछ आवेशपूर्ण शब्दों का उच्चारण न कर रहे हों, लेकिन भावनात्मक रूप से तो भी हम वहीं खड़े हैं, हमारा विमर्श भी वहीं खड़ा है। आज मैंने अपने चैनल पर विमर्श किया है, एक और जगह मैंने यही विमर्श किया है, तीसरी जगह मैं यही विमर्श कर रहा हूं। सवाल ये होता है कि एक घटना को आप धूल झाड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में अब ये दर्ज हो चुका है, समाज में ये नैरेटिव स्थापित हो चुका है, इस पर बात होगी। सनातन के अपमान को किसी भी स्तर पर अब ये समाज, अब ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अवनीश जी, लेकिन साहब जो उन्होंने कहा था कि जाइए और प्रतिमा से ही कहिए कि वो अपना सिर रीस्टोर कर ले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको जूनियर और सीनियर सब वकील मी लॉर्ड कहते हैं। ये जो मी लॉर्ड शब्द है ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, लेकिन कम से कम इसकी एक मर्यादा और इसकी एक गरिमा होती है, इसका एक स्टेटस होता है। तो एवं ही आप छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप रंगे हाथ पकड़े गए, और पकड़े ही नहीं गए, किसी ने आपके ऊपर जूता तक उछाल दिया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और एक और मैं आपको याद दिलाता हूं, अवनीश जी आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत माइन्यूटली सारी चीजों को देखते हैं। दर्शकों को बताएं, 2020 में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी, उस केस की सुनवाई चली थी, और पता है उसका अंत क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवमानना का दोषी माना और ₹1 का जुर्माना लगा दिया। इससे ज्यादा भद्दी मजाक और क्या हो सकती है न्याय व्यवस्था के लिए? प्रशांत भूषण पर इतना रहम क्यों और बाकी लोगों पर क्यों नहीं? बाकी लोगों की किस तरीके से पगड़ियां उछाली जाती हैं, क्यों उछाली जाती हैं, और उनके पीछे क्या क्या हेतु होते हैं, ये क्या हमसे आपसे किसी से छिपा हुआ है? एनजीओ टाइप लोग याचिकाएं लगवाते हैं, पीआईएल लगवाते हैं, पीआईएल लगाने वाले सबसे ज्यादा प्रशांत भूषण ही हैं। उन पर आपने ₹1 का जुर्माना लगा दिया, और उसके बाद का दृश्य याद करिए, जब प्रशांत भूषण वो सिक्का दिखा रहे थे, और वो सिक्का भी किसने दिया था उनको? दुष्यंत दवे ने दिया था कि भाई तुम्हारे पास ₹1 नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि ये ₹1 जमा कर देना। तो ये जो, और आज यही लोग, अवनीश जी, यही लोग आज उनके किशोर साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी सर, ये सब कुछ एक बार फिर क्रेडिट जाता है सीजीआई साहब को। उन्होंने अपने नेतृत्व में इस देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को अब तक का सबसे बड़ा बदनुमा धब्बा लगाया है। सबसे बड़ा, इतिहास में नाम अमर हो गया सर सीजीआई साहब का, कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े न्याय मंदिर, जिसको कि तमाम गतिरोधों के बाद, तमाम अवरोधों के बाद, तमाम विडंबनाओं के बाद भी कम से कम भारत का हर नागरिक उसके फैसले को स्वीकार कर लेता है सर, छोटा सा अदना नागरिक हो या हाईएस्ट ऑफिसर्स हो। सीजीआई साहब ने हमारे भारत की न्यायपालिका, उसमें तमाम दोष हो, मैंने गिना ही दिया, तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी उसके बने हुए इस सर्वमान्य स्वरूप को अगर बेइज्जत कराने का काम किया है,
तो इसके आरोपी सीजीआई साहब हैं और इसलिए उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो चुका है, हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये प्रशांत किशोर जैसे लोग हों या ये जितने भी आंदोलनजीवी एनजीओ बाज हैं, ये जितने भी गिरोह हैं, इनका क्या दोष है सर? इनके तो नाथ एक तरह से खड़े हैं सीजीआई साहब, जिन्होंने ये प्रतिमान सेट कर दिया कि सीजीआई अपने चेंबर में बैठ के, न्याय के सबसे बड़े मंदिर में बैठ के इस देश के सनातन के आराध्य का अपमान कर सकता है, मजाक उड़ा सकता है। क्या मुझ जैसे आदरणीय नागरिक को पूछने का अब ये अवसर नहीं है? मुझे ये नैतिक अधिकार नहीं मिल जाता है कि मैं इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका से ये कहूं और तमाम जजों से विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के कहूं कि जरा यही हिम्मत आप किसी गिरी हुई या गिराई गई मस्जिद के बारे में कह के दिखा दीजिए। चलिए छोड़िए, अफगानिस्तान के बामियान में जो बुद्ध की प्रतिमा गिराई गई, सीजीआई साहब आप गर्व से कहते हैं कि आप इस देश के पहले बौद्ध सीजीआई हैं, जरा उसके बारे में एक कमेंट पास करके दिखा दीजिए। सर अब ये सवाल जेन्युइन है, ये सवाल अब पीढ़ियां पूछेंगी, इसीलिए मैं इसे महाघटना कह रहा हूं। और यहां से आज कोर्ट रूम में जूते चले हैं सर, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं। हर व्यक्ति का जीवन है, इस देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई हाईएस्ट ऑफिस हो सर, उन्हें हमेशा अपने बंद कमरों में नहीं रहना होता है। सीजीआई साहब आपने इस देश में क्या रवायत कायम करने का प्रयास किया है, आप जरा सोचें सर। क्या सड़कों से, सार्वजनिक स्थानों से लोग नहीं गुजरते? आपके पास इस देश में सर एक ऐसा एलओपी है जो कहता है सरेआम कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में कर दो। तो अगर सनातन के अपमान पर वही प्रतिक्रिया अगर उस खेमे से निकल के आ रही है तो कौन सा प्रतिमान आप सेट कर रहे हैं सर? इस समाज को आपने क्या दिया? इसलिए ये महाघटना है सर। और इस सबके बीच में मैं फिर एक बार सकारात्मक वो बात दोहरा दूं कि ये नकारात्मक आसुरी शक्तियां तो लगातार रही हैं, एनजीओ खोर तो लगातार बने रहेंगे सर, लेकिन अब इन्हें ये भी समझ में आ गया है कि इस देश का बहुसंख्यक, इस देश की संस्कृति, इस देश की सनातन संस्कृति का अपमान सहने के अब मूड में नहीं है। आप जेएनजे का आह्वान कर रहे थे, यहां 72 साल के एक सीनियर सिटीजन वही प्रतिमान सेट करते हैं जो आप नकारात्मक रूप से जेएनजे से अपेक्षा किए थे। तो ये बदलाव है सर, और ये बड़ा अखरेगा, इसकी ध्वनि और प्रतिध्वनि बहुत लंबी होगी। ये न भूलने वाला वाकया होगा भारत के लिए, न सिर्फ जुडिशरी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। और ये जो दलित राजनीति कर रहे हैं कुछ बेशर्म राजनीतिक दल, सर उनको तो जी सर, देखिए अगर एफआईआर हुई है तो तकनीकी आधार पर अब उसका मुकदमा लड़ना होगा, उसकी कार्रवाइयां देखनी होंगी, उसके अपने तर्क हैं, वितर्क हैं। लेकिन इतना तो सत्य है सर कि कानूनों का दुरुपयोग करने के मामले में वो कौन लोग हैं जो खुद शामिल है और कहते हैं कि इस देश में इमरजेंसी अघोषित रूप से चल रही, तो ये बेशर्म लोग हैं सर। और इसमें फिर मैं बार बार सकारात्मक बिंदु जरूर खोजता हूं। ये पंजाब की जनता को देखना चाहिए कि किसान आंदोलन के समय में कौन थे, किसानों को पीट के बाद में भगाया किसने। तो कई बार ये होता है सर कि हर चीजें, कोई ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से सोल्यूशन आएगा। लोग कई बार कहते हैं कि पंजाब की इतनी दुर्दशा क्यों है, तो पंजाब के जनमानस को, वहां के वोटर को इसकी चिंता करनी होगी और इसका हल उनके हाथ में है। लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल में ऐसा कब तक चलेगा? सर वहां के स्थानीय वोटर्स जब तक नहीं, तो जहां का समाज अपना इलाज नहीं खोजेगा, आज बिहार उस प्रक्रिया में है, चुनाव वहां हो रहे हैं। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश सर 2017 से पहले किस स्थिति में था? निश्चित तौर से इसी स्थिति में था। महाराष्ट्र, हरियाणा ने, और इसीलिए कई बार मैं कहता हूं कि ये केवल और केवल सरकारी काम नहीं है, ये सामाजिक काम भी है जिसमें समाज का भी पार्टिसिपेशन होता है। और दलित राजनीति में ये जितने भी गिद्धखोरी करने वाले एलिमेंट है सर, इनको झटका इसी बात से लगा है कि अरे ये हिंदू एकीकरण की बात कर रहे हैं, फिर हम पिघला हुआ शीशा किसके कान में डालने का झूठा लफाजी करते रहेंगे। ये राहुल गांधी
और कल मायावती जी ने जो काम किया है सर, और मैं मायावती जी के आप हो सकता है इस पर जिक्र करें, अगर आप चाहें तो इसका जिक्र करें, मैं इसी संकेत को वहां भी कुछ जोड़ने का प्रयास करूंगा, अगर आप अनुमति दे तो मैं इसी जी हाँ, जी हाँ, कथ्य में जोड़ जी दूं हाँ, इसको। जी जी हाँ, हाँ, जी हाँ, कल सर देखें आप, मायावती जी ने 2017 में बसपा का उत्तर प्रदेश में वोट शेयर था 22.23% मतों का। 2022 में वो घट के आ गया 14-15%, लगभग आधे की कमी हो गई। 2017 में जब 22% वोट थे मायावती के पास, हम सबने देखा कि बिना योगी आदित्यनाथ के चेहरे के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में। 5 साल का सत्ता चलाने के बाद योगी आदित्यनाथ के तमाम कामों के बाद भी जैसे ही वोट शेयर बसपा का आधा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सीट संख्या नीचे आई। 19 में जो एक राजनीतिक भूल मायावती ने किया, मायावती ने कल स्पष्ट रूप से संकेत दिया। मैं इसके सिर्फ इतने रूप में नहीं देखता हूं कि उन्होंने मोदी के लिए कुछ तारीफ कर दी, उन्होंने योगी के लिए कुछ तारीफ कर दी। न सिर्फ इतना नहीं था, उन्होंने स्पष्ट अपने उस वृहद दलित हिंदू वर्ग को, हमारे सनातनी भाइयों को, जो उस समाज से हैं जिनकी वो प्रखर नेतृत्व करती हैं, उनको उन्होंने संकेत दिया कि जिस डायन को हमने 2019 में घर अपना दिखा दिया था और हमसे गलती हुई थी, उस गलती को अब दोबारा रिपीट नहीं करना है। और अकेली मायावती एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक चरित्र है सर, पिछले 11 सालों में 2014 के बाद कभी भी उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया, आराध्य देवों का अपमान नहीं किया, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं दिखाई देता है। सेना का अपमान नहीं किया, सैन्य कार्रवाइयों का अपमान नहीं किया, तमाम सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक। मैं अगर पाता हूं कि विपक्ष में कोई राष्ट्रवादी चरित्र का चेहरा है तो वो केवल आज के समय में बहन मायावती हैं। और अगर बहन मायावती हिंदू एकीकरण के, सनातन एकीकरण की बात को, जिसमें दलित वर्ग भी शामिल है, उन सारे एकीकरण के चरित्र को दिखा रही हैं विपक्ष में रहते हुए, तो सर अद्भुत दृश्य होगा उत्तर प्रदेश में कि सत्ता भी राष्ट्रवादी और विपक्ष भी राष्ट्रवादी। मुझे लगता है कि इस स्वर्णिम घटना की शुरुआत अगले 2027 में उत्तर प्रदेश से लिखी जाएगी भारत में। ये भी एक बहुत बड़ा दर्द है। इसलिए आपने देखा होगा सर कि बहन जी की रैली के बाद जिसकी सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो प्रसन्न है, कहीं कुछ फर्क ही नहीं है। फर्क किसके है? जिस पीडीए वाले का डी गायब हो गया, जिस बिल्कुल, फर्जी अंबेडकर की किताब के वो चूरन लेके बेचने वाले राहुल गांधी के हाथ से उन्होंने अंबेडकर का फर्जी मुखौटा छीन लिया, दर्द उनको ज्यादा है। ये वृहद सनातन एकीकरण का भाव है जो अलग अलग तरीके से आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में किशोर साहब के जरिए दिखाई देता है, जो विपक्ष में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती में दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से अगर वैसी आसुरी शक्तियां पंजाब में हैं जहां सबसे बड़ी देश की दलित आबादी निवास करती है, तो धीरे धीरे ये चीजें वहां भी होंगी और इन आंदोलनखोरों का असली दर्द यही है। बिल्कुल आपने सही तरीके से इस चीज़ को दर्शकों के सामने रख दिया है। अ, पहले ज़रा एक वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद विषय पर आते हैं जो दूसरा विषय हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? इतना फर्जी आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा साहब। ये बता रहा है कि मैं किसी जमाने में विश्लेषक हुआ करता था। हाँ भैया, देखा है, सबने देखा है, हमने भी देखा है।
प्रणय रॉय के बगल में बैठ करके आप दूरदर्शन पर किस तरह के विश्लेषण करते थे और किस तरह चबा चबा करके बोलते थे, और बाद में आपके कई रूप स्वरूप देखने को मिले हैं। कभी आप किसानों के साथ, कभी आप मजदूरों के साथ, कभी आप स्टूडेंट्स के साथ, कभी आप अरविंद केजरीवाल के साथ, कभी आप राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं। तो पहले तो साहब इनकी कुल मिलाकर के, जो इनके बारे में ही कहा था वैसे प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर के, आंदोलनजीवी। ये वो लोग हैं जो कहीं भी आलू की तरह किसी भी सब्जी में चल जाते हैं, और बल्कि आलू का अपमान होगा जब मैं आलू का उदाहरण देता हूं इनके संदर्भ में। आलू तो बहुतों की पसंद है, ये तो अपने घर की पसंद भी नहीं है। जहां से चुनाव लड़ा वहां भी बुरी तरह हारे थे ये। तो इनकी और प्रशांत भूषण की कुल मिलाकर के एक याचिका थी जिस पर इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। और ये क्या मामला है, ये जरा एक बार देख लेते हैं दर्शकों के साथ। बिहार एसआईआर पर एडीआर और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया फर्जी हलफनामा। जज ने लगाई फटकार, कहा पहले जांच तो कर लेते। और ये पूरा मामला है एसआईआर से जुड़ा हुआ। इसमें बड़ी बेशर्मी के साथ इन लोगों ने कहा था कि साहब मुसलमानों के और महिलाओं के नाम हटाए गए हैं, लेकिन एक भी नाम का उल्लेख इस याचिका में, इस हलफनामे में नहीं दिया गया। तब इनको फटकार लगी। इतनी बड़ी फर्जीगिरी। अभी भी मतलब ये चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों पर इस तरह की छीटाकशी कर रहे हैं, उनको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, मुझे बॉलीवुड का एक गाना याद आ रहा है, तीतर के दो आगे तीतर, जी सॉरी, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो मैं अगर इसकी पैरोडी कहूं तो थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर पीछे थेथर, अब गिनिए कितने थेथर। प्रधानमंत्री ने तो कहा ही आंदोलन जीवी। सवाल ये होता है सर कि फटकार लगाने से कब तक काम चलाएंगे ये मिलावट? क्या ये फटकार का विषय है? जिस देश में लाखों की संख्या में मुकदमे पेंडिंग हो, वहां इस तरह के थेथर और फर्जी लोग बार बार समोसा परोसे जाने वाले कागज के ऊपर कुछ लिख के लेके चले जाते हैं और आप एडमिट कर लेते हैं, और उसके बाद बैठ के 4 तारीख के बाद आप सुनवाई करते हैं और उसको प्रक्रिया में लेते हैं और फटकार लगाते हैं। क्या इन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए? और अभी पिछले डिस्कशन में जब हम लोगों ने पिछले विषय पर बात कर रहे थे, करते भी हैं, अवमानना भी सहते हैं, थप्पड़ भी खाते हैं, बेइज्जत भी होते हैं और 1 रुपए का जुर्माना भी लगाते हैं। ऐसे लोगों को न्यायालय का समय जाया करने और इस देश की चुनावी प्रक्रिया, संवैधानिक संस्था पर चोट पहुंचाने के आरोप में वकील साहब लोग तय करें, आप लोग तय करें साहब, जज साहब लोग, जो कड़ी से कड़ी सजा का प्रोविजन हो वो क्यों नहीं देते? फैसला क्यों नहीं देते? फटकार लगाना, अगर फटकार ही लगाना है तो आप जनता के हाथ में सौंप दीजिए ऐसे गिरोहबाजों को। आप देखिए कैसी फटकार लगती है, और वो फटकार कब किसी और फटकार में तब्दील होती है वो पता लग जाएगा आपको। दे दीजिए ना फिर जनता की अदालत में। सवाल ये होता है सर कि ये सारे इस तरह के उदाहरण अब इस देश के जुडिशियल सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन मांगते हैं, और मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है ऐसी घटनाओं को देख के, लेकिन ये कुल मिला के इस देश को और इस देश की व्यवस्था को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन भी अब हो ही जाए। 2014 के बाद कई ऐतिहासिक काम हुए हैं, ये काम भी पेंडिंग में ही है। तो सवाल ये होता है सर कि आप इस व्यक्ति का वीडियो दिखा रहे थे, अरे इसने तो वायर को, उसको अरफा को इंटरव्यू देते हुए यही तो कहा था कि हम तो केवल फर्जी माहौल बना रहे हैं, पिच तैयार कर रहे थे। आप केवल पिच तैयार कर रहे हैं, फर्जी माहौल बना रहे हैं।
हलफनामा राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे थे इलेक्शन कमीशन के मांगने के बाद? क्योंकि इन चवन्नियों को तो फटकार लगा के छीन लिया और आपने पकड़ लिया और आप बात कर रहे हैं सर। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में इसको कितना स्थान मिला, लेकिन राहुल गांधी पर ये बात आ जाती तो वो नंगे होते पूरे राष्ट्र के सामने। तो मुझे लगता है सर ये अटकार फटकार से बहुत ज्यादा हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसे थेथरों को पहचान करनी चाहिए और ऐसे थेथरों से सवाल पूछा जाना चाहिए। और फिर आप कहिएगा कि मेरी एक सकारात्मक बात देखने की आदत है, जनता तो इनको जवाब दे ही रही है सर, बिहार भी अभी दे देगा इनको जवाब। आखिर सोचिए सर, एसआईआर हो गया, सूची जारी हो गई, नॉमिनेशन शुरू हो गया, कहां गया वोट चोरी? कहां गया वोट चोरी? तो यही है सर, सकारात्मकता तो यही है कि समाप्त हो गया। अब ये इंतजार कर रहे हैं, अपने आंसू आंसू रख लिए हैं, जब रिजल्ट आएगा तब फिर एक बार रोना शुरू करेंगे विधवा गान। यही है सर। और दो प्रेजेंटेशन साहब, एक बेंगलुरु जाकर के किया था, बल्कि दोनों शायद बेंगलुरु में किए थे, और हाइड्रोजन बम की बात हो रही थी, वो नहीं आया अभी तक। कोलंबिया में फायर हो गया होगा सर, घर परिवार के बीच में आदमी दिवाली मना लेता है, उधर ही कहीं फूटा होगा सर। मैं पिछले दिनों बहुत और से बात कर रहा था, मैंने कहा भाऊ कहाँ है हाइड्रोजन बम? वो कह रहे थे कि है तो उसकी जेब में है, एक हाथ से वो हमेशा जेब में उस हाइड्रोजन बम को पकड़े रहता है। ये भी सही है सर, वाकई वो लोअर के हमेशा एक जेब में हाथ ही रहता है उसका। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।